52 तक हमने देख लिया था उस दिन। आज 100 तक पूरा करेंगे तेजी से उसी तरीके से। सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई राजनीति के निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन का हिस्सा है? राज्य के नीति निदेशक तत्व वे सिद्धांत हैं, आधारभूत सिद्धांत हैं, जिनके आधार पर ही राज्य कोई नीति या कानून या योजना बनाती है। तो उसमें जो देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि सभी अनुच्छेदों को आप ध्यान से पढ़िए। अनुच्छेदों में निहित कुछ बातें हैं, उन्हीं को लागू करने के लिए तमाम योजनाएं बनाती हैं। जैसे आपका मनरेगा जो है, ठीक है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, कभी कभी पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, काम की गारंटी, ये सब कहाँ पर दिया गया है, किसको आधार बनाकर कानून बनाया गया है। ठीक, या फिर भोजन का अधिकार को किसका आधार बना करके, हम महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उसको किसका आधार बना करके बनाया गया है। प्रसूति लाभ हो गया, मातृत्व लाभ अधिनियम हो गया, बधुआ मजदूरी व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम हो गया, जमींदारों, जागीरदारों, इनामदारों आदि जैसे बिचौलियों का उन्मूलन अर्थात भूमि सुधार की, आर्थिक सशक्तिकरण की यहाँ बात हो रही है, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ये सभी नीति निर्देशक तत्वों का ही हिस्सा है, और पूछ रहा है कि कौन कार्यान्वयन का हिस्सा है। ये सभी कार्यान्वयन का हिस्सा है। लगभग आपको पता है कि लगभग सभी वो योजनाएं, सभी वो कानून जो राज्य बनाती है लोक कल्याण के लिए, वो सभी नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा होंगे ही होंगे। यही ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं। कोई भी कानून, कोई भी नियम बनाएंगे, 99% वो नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा होंगे, क्योंकि आधार ही यही है। राज्य कोई भी कार्य करेगा तो ये आधार होंगे, आधारभूत सिद्धांत हैं। इनके अंदर निहित बातों में कहीं ना कहीं वो योजना, कहीं ना कहीं वो कानून आ ही जाएगा। तो जो भी कानून बनाए जाएंगे लोक कल्याण के लिए, जो भी नीति बनाई जाएगी लोक कल्याण के लिए, जो राज्य बनाएगी, वो आधारभूत सिद्धांत यही होंगे जहां से वो लिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे चारों ही सही होंगे, डी वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ये आपको ट्रिक में बता दे रहा हूँ, कहीं भी आप क्वेश्चन करेंगे तो याद रखिएगा। कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड। तो इसमें आपको बताएं, क्वाड में 4 देश आते हैं। कौन कौन? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इसमें न्यूजीलैंड नहीं है, डी वाला राइट आंसर है। किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के आधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल दोनों के लिए अलग अलग है। राष्ट्रीय दल को मान्यता प्रदान करने के लिए कितने 3 शर्तें हैं, तीनों में से एक भी पूरी हो जाए तो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे दिया जाएगा। इसको मान्यता देने का काम कौन करता है? चुनाव आयोग करता है, भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। तो इनमें ये, यदि यह आम चुनाव में 3 राज्यों से लोकसभा की 2% सीटें जीतती, मतलब कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीत ले, तो फिर, अर्थात ऐसा नहीं कि एक एक ही राज्य से 2% सीटें जीत लेती है, तब नहीं, कम से कम 3 राज्यों से ये सीटें प्राप्त होनी चाहिए, तब राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलेगा। तो पहला सही है। दूसरा है, यदि इसे 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाए, अर्थात 4 राज्यों में ये राज्य पार्टी के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हो जाए, तो भी इसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे दी जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है। और तीसरा क्या है? तीसरा जो शर्त है, तीसरी शर्त वो क्या है? यदि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव जो होते हैं, जैसे अभी विधानसभा का हुआ है, तो किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% हासिल कर ले वो पार्टी, और इसके अलावा किसी भी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें जीत ले, तो भी उसको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। ये 3 शर्तें हैं, इन तीनों में से कोई शर्त पूरी कर ले तो राष्ट्रीय दल के रूप में उसको दर्जा मिल जाएगा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं या है? पहला है, दिल्ली में प्रधान न्यायपीठ के साथ इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। दूसरा है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, 1985 में की गई थी। इसका जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है? दिल्ली में। यह सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी 1908
में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है। ये प्राकृतिक नियम के आधार पर काम करता है, नेचुरल जस्टिस के आधार पर काम करता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कानून अंधा होता है, तो ये अंधा नहीं है, ये परिस्थितियों को देख करके कार्य करता है, इसके कार्य करने का तरीका अलग है। इसमें न्यायिक सदस्य के साथ साथ प्रशासनिक सदस्य भी होते हैं। ठीक है, तो अर्ध न्यायिक प्रकार का निकाय है ये। अर्ध न्यायिक मतलब सारे सदस्य न्यायिक नहीं हो जिसमें अर्ध न्यायिक संस्था हो गई। तो इसमें दोनों ही सही है, सी वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। हम व्याख्या नहीं पढ़ेंगे, उस दिन कहा था आपसे, क्योंकि देर हो जाएगी काफ़ी, आपका मकसद नहीं पूरा होगा रिवीजन करने का। सत्यमेव जयते को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में कब अपनाया गया था? बहुत महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में 1950 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में इसे अपनाया गया था। और ये प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथ मुंडकोपनिषद, जो कि किसका उपनिषद है? अथर्ववेद का उपनिषद है, उससे इसको लिया गया है। निम्नलिखित में से किस प्रावधान में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है? साधारण बहुमत की बात हो रही है। तो 3 प्रकार के बहुमत से संविधान में संशोधन होता है। एक साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, और तीसरा दोनों संसद के दोनों सदनों का बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों का बहुमत। तो 3 तरह के संशोधन देखने को मिलते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसका जो तरीका होता है वो साधारण बहुमत से संशोधित किया जाता है अथवा नहीं? तो बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव, उसका तरीका राज्यों पर असर डालता है, राज्य इससे प्रभावित होंगे। तो इसलिए जो हमने तीसरे तरीके का बहुमत बताया वो तरीका अपनाया जाएगा इसमें। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये आपका अनुच्छेद 2 की बात हो रही है। तो अनुच्छेद 2(3) में जब भी संशोधन होगा तो साधारण बहुमत के द्वारा होगा। राइट आंसर ये हो गया। ठीक है, साधारण बहुमत। तीसरा है उच्चतम न्यायालय को अधिक अधिकारिता प्रदान करना, तो ये भी संसद का काम है, साधारण बहुमत से करती है। 2-3 तो हो गया सही। वस्तु और सेवा कर परिषद, जीएसटी परिषद की यहाँ बात हो रही है, तो जीएसटी परिषद भी राज्य से प्रभावित होंगे। तो यहाँ भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो हमने आपको बताया। तो यहाँ पे साधारण बहुमत की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन होगा इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? दूसरा और तीसरा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है? तो युद्धपोत महेंद्रगिरी को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा निर्मित किया गया है। परीक्षा खबरी में हमने आपको इसके बारे में बताया है कि किस प्रोजेक्ट के तहत कौन कौन से शिप्स आते हैं, जहाज आते हैं, पनडुब्बियां आती हैं, उनको पढ़ लीजिएगा आप लोग। फाइड महिला, फाइड मतलब फाइड बहुत बहुचर्चित रहता है टूर्नामेंट ये। फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? तो आर वैशाली ने जीता है इसको। किसने? आर वैशाली ने जीता है, जिनके बारे में कल भी हमने चर्चा की। डी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पद लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? मतलब लोकपाल इनकी जांच कर सकता है। तो प्रधानमंत्री की कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, यही तो विवाद की वजह था, इसी की तो डिमांड थी। दूसरा, सांसद बिल्कुल आते हैं, और ग्रुप सी और डी वाले जो पद हैं वो सभी आते हैं। तो डी आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। पारिवारिक महिला लोक अदालत शुरू की गई कब? सॉरी, किसके द्वारा शुरू की गई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू की गई। पारिवारिक महिला लोक अदालत किसके द्वारा शुरू की गई है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू की गई है। कोविड के बाद ये काफ़ी चर्चा में रहा कि इस पर कुछ काम होगा, और अभी हाल ही में इस पर विशेष कार्यक्रम भी महिला आयोग ने चलाया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने पारिवारिक महिला लोक अदालत की एक अभिनव अवधारणा विकसित की है, जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित विवाह एवं पारिवारिक विवाद संबंधी मामलों की सुनवाई
और त्वरित निपटान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयासों को पूरकता या सहयोग प्रदान करती है। एक क्षेत्रीय दल की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय दल जो होते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर कौन सी पार्टी है, सुहेल देव समाज पार्टी है ना, ये क्षेत्रीय दल हो गया। या फिर अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है, ठीक है, वो पार्टी होगी। दक्षिण भारत में आप देखेंगे कई पार्टियां इस तरह की मिल जाएंगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में कई पार्टियां ऐसी मिल जाएंगी। तो इनका चुनावी आधार एक क्षेत्र तक सीमित रहता है, एक क्षेत्र तक वो तक सीमित रहते हैं, या राज्य की राजनीति तक सीमित रहते हैं। बिल्कुल सही है पहला। ये केंद्रीय सत्ता पर काबिज होने का लक्ष्य नहीं रखते हैं, ये सत्ता पर काबिज होने का लक्ष्य नहीं रखते। देखिए एक बात बताएं हम आपको, सिद्धांततः तो ये सही है। व्यवहारिक रूप में देखा जाता है कि हर कोई, अगर एक व्यक्ति प्रधानी भी लड़ता है ना, तो वो भी चाहता है कि हम केंद्र की राजनीति में चले जाएं, विधायक सांसद बन जाएं, मंत्री प्रधानमंत्री बन जाएं, सपना देखने लगता है। थोड़ा सा भी अगर जन समर्थन उसको मिलता है तो ये एक हैबिट ही है, मतलब मानवीय ये एक कह सकते हैं कि स्वभाव है। लेकिन अगर हम सिद्धांत की बात करें तो दोनों ही सही हैं, और सिद्धांत पर ही हमको अनुसर करना है, भावनाओं पर नहीं बहना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही सही हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संवैधानिक निकाय है। क्या संवैधानिक निकाय है? तो बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? इसकी स्थापना कानून बनाकर की गई है, मानवाधिकार अधिनियम के अंतर्गत की गई है। तो ये एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक। दूसरा है, इसका अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। अब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी हो सकता है, अमेंडमेंट के बाद 2019 में जो संशोधन हुआ। यह मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करता है और उसे बढ़ावा देता है, इसीलिए तो इसका गठन किया गया है। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। सी वाला राइट आंसर है। आदर्श आचार संहिता को जारी किया जाता है किसके द्वारा? जो आदर्श आचार संहिता है, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति या संसद? तो इसको निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो निर्माण हुआ है किसी कानून के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि ये निर्वाचन आयोग ने विकसित किया है, समय समय पर नए नए निर्देश जारी करके। तो जो भी निर्देश नए जारी होते हैं, आचार संहिता का अंग बनते चले जाते हैं, बाद में इनको सर्वमान्य तरीके से लागू कर दिया गया। तो निर्वाचन आयोग बी वाला राइट आंसर है इसका। भूल जाने के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट टू बी फॉरगॉटन। तो भूल जाने का अधिकार सार्वजनिक पहुंच से दूर रखे व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए ये क्या चीज है, आपको बता दूं। भूल जाने का अधिकार, इसको हालांकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों में निजता के अधिकार के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई कि निजता के अधिकार तो मूल अधिकार है, उसके एक भाग के रूप में भूल जाने के अधिकार को भी मान्यता दी गई है। अर्थात किसी व्यक्ति को निजता की रक्षा करने का एक सीमा तक जरूर अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, जहां तक ऐसा ना हो कि उस अधिकार का प्रयोग करके कोई जनहानि हो सकती है या लोकहित को प्रभावित किया जा सकता है। वहां तक उसको निजता का अधिकार सुरक्षित रखने की पूरी छूट होनी चाहिए। ये संविधान भी अब मानता है। तो आपको मैं बताऊं कि भूल जाने का अधिकार क्या है। जैसे आपने कभी डकैती की होगी, मान लीजिए, बुरा मत मानिएगा, और आपको सजा मिल गई, पश्चाताप कर लिया आपने। आज आप चाहते हैं कि उससे संबंधित जो भी रिकॉर्ड गूगल या किसी सार्वजनिक मंच पर साझा किए गए उस समय, या न्यूज़पेपर में जो भी चीज आई, पब्लिकली जो चीज छापी गई, उसको ढूंढ ढूंढ करके आपको हटाने का अधिकार है। उसको हटा दे ताकि आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकें, वो चीज बार बार बाधा न बने। आप एक अगर गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहें सजा भोगने के बाद, तो आप जी सकें, इस अधिकार को मान्यता दी गई है। ज्यादातर आज इंटरनेट के जमाने में ये अधिकार सामने आए हैं, ये अधिकार चर्चा में आए हैं, क्योंकि आज कोई भी चीज छिपी नहीं रह गई है। और अगर कोई चीज आज की डेट में आपका किया हुआ कोई काम इंटरनेट पे है, तो आपको पूरा अधिकार है उसको हटवा दिया जाए, क्योंकि आज वो अप्रासंगिक हो गया है। कल को आप अपराधी थे, अपराध किया, सजा भुगत के लिए अब सुधरना चाह रहे हैं, तो वो चीज बार बार बाधा बन सकती है। तो अब आइए पढ़ते हैं क्या है इसमें। भूल जाने का अधिकार सार्वजनिक पहुंच से दूर रखे व्यक्ति के बारे में जानकारी जो है
उसको प्राप्त करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। आपको पता रहेगा कि कहाँ कहाँ किस किस मंच में आपके बारे में कौन कौन सी बात की गई है, तभी तो आप उसको हटवा पाएंगे, तभी आप उसको हटवाने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। अर्थात आप जो इस अधिकार का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब आपको मालूम हो कि आपके बारे में कहाँ कहाँ ऐसी खबरें हैं। ठीक, तो भूल जाने का अधिकार बिल्कुल सार्वजनिक पहुंच से दूर रखे व्यक्ति के बारे में जो जानकारी है उसको प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा है, इस अधिकार का समर्थन करने वाला तर्क यह है कि व्यक्तियों को पिछले आचरण के लिए हमेशा के लिए कलंकित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। तीसरा है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के तहत निजता के अधिकार के दायरे में होने के नाते भुलाए जाने के अधिकार को मान्यता दी, बिल्कुल सही है। और चौथा है, भूल जाने का अधिकार युक्त प्रतिबंधों के अधीन है, तार्किक रूप से इसमें प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब ये क्या है भैया, अब देखिए हर थाने में एक रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर आपने कोई अपराध किया है, वेरिफिकेशन वगैरह होता है ना, कोई अपराध किया है तो आपके बारे में रहेगा भाई आपराधिक प्रवृत्ति का है, इसके पहले ऐसा कर चुका है, आप लोग सावधानी बरतना, तभी उसको नौकरी में लिया जाता है। संवेदनशीलता देखी जाती है, कितनी बार अपराध किया, ज़्यादा बार अपराध किया है तो वो हिस्ट्री शीट में आ जाता है। तो इससे आचरण ये सरकार को रखना होता है, पुलिस को रखना होता है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। इसी तरह कुछ रिकॉर्ड रखे जाते हैं सरकार के द्वारा लोकहित में, कि बाद में अगर कोई इस तरह का अपराध हो रहा है तो किस तरीके से जांच प्रक्रिया अपनाई गई थी, या पहचान करने के लिए कि कौन कौन हो सकता है संभावित इस तरह का व्यक्ति। ठीक है, तो इसके लिए सरकार लोकहित के लिए इस तरह की जानकारियां रखती हैं। आप ये जाके नहीं कह सकते कि अपने रिकॉर्ड से ये सब हटा दो। कोई पूर्व एफआईआर हुई थी आपकी और उस पर सजा हो गई, तो आप ये नहीं जाकर कह सकते कि अपने रिकॉर्ड से हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई थी उसको हटवा दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो युक्त युक्त प्रतिबंधों के अधीन है। वो सार्वजनिक नहीं है भाई, वो तो उनके पास है, कही जाएगी सार्वजनिक, लेकिन वो जानकारी आपका कोई अहित तो नहीं कर रही है। और ऐसा नहीं कि अप्रासंगिक है, वो प्रासंगिक है, उसका यूज है। तो डी वाला राइट आंसर है, चारों सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 वन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? 19 वन की बात कर रहा है, 19 वन क की बात नहीं कर रहा है, ख की बात नहीं कर रहा है, ग की बात नहीं कर रहा है। इसमें क्या क्या शामिल है? तो भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना, बिल्कुल सही है, राज्य क्षेत्र में कहीं घूम सकते हैं। वाक और अव्यक्त की स्वतंत्रता, ये भी बिल्कुल सही है। शांति से और बिना हथियारों के इकट्ठा होना, ये भी सही है। संपत्ति का अधिग्रहण और निपटान, ये गलत है। संपत्ति का जो अधिकार है, निपटान संबंधी जो व्यवस्था है, ये तो मूल अधिकारों का अनुच्छेद 19 का अंग नहीं है। जो संपत्ति का अधिकार था कभी मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों से इसको हटा दिया गया। अब ये मात्र संवैधानिक अधिकार हैं, संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत इनको रखा गया है। तो संवैधानिक अधिकार हैं क्योंकि संविधान में इनका वर्णन है, लेकिन ये मूल अधिकार नहीं रह गए हैं। मूल अधिकार वही अधिकार होते हैं जिनका वर्णन भाग 3 में होता है संविधान के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो कुल 12 वैज्ञानिक चुने गए हैं। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार ये। यूएस ओपन 2023 की महिला जितने भी 4 ग्रैंड स्लैम है, तो रट लीजिएगा आप लोग, जो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में खिलाड़ी होते हैं जीतने वाले, पूछता ही पूछता है। तो कोको गॉफ ने जीता है यूएस ओपन 2023। उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया? तो ये ट्रेड शो हुआ भाई ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, और इसका उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति ने किया। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा था? तो संविधान सभा का विचार इनमें से सबसे पहले एम.एन. रॉय ने रखा था 1934 में। तो राइट आंसर डी होगा। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राज्यसभा की बात हो रही है, तो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये लोकसभा में होता था कभी, अभी लोकसभा से भी हट गया है। अब कोई मनोनीत नहीं करता आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए, जो मनोनीत करने की व्यवस्था थी वो भी हट गई है। तो ये दोनों ही अर्थों में गलत है। संविधान की यहाँ पर ये होता कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो ये सही हो जाता, क्योंकि 12 सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों से जो आते हैं, विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए राज्यसभा को इन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।
लेकिन ये वाला गलत है। संविधान की चौथी अनुसूची सदन में सीटों के आवंटन संबंधित है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन संबंधित है, बिल्कुल दूसरा सही है, तो केवल बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 279 ए, जीएसटी काउंसिल की बात हो रही है, से संबंधित है? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, जीएसटी अधिनियम जिसको कहते हैं। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है, तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, ये किससे संबंधित है? इसमें एक भाग नया जोड़ा गया था, भाग 9 का बी, भाग 9 का ख, जिसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अलावा सहकारी समितियों को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया, और सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए नए राजनिवेशक तत्वों को जोड़ा गया अनुच्छेद 43 बी के तहत। ठीक, तो ये तीनों ही सही हैं, राइट आंसर होगा ए। क्या होगा राइट आंसर? ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित करते हैं। अर्थात लोकसभा में राष्ट्रपति और राज्य विधानसभाओं में राज्यपाल, जो स्पीकर है, उसका चुनाव कब होगा उसकी तिथि निर्धारित करते हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्र संविधान में यह तिथि नहीं दी गई है। बिल्कुल सही है, पहला वाला राइट आंसर है। दूसरा है, संविधान निर्दिष्ट करता है कि नई सरकार के गठन से 6 महीने के भीतर अध्यक्ष का चुनाव किया जाना चाहिए। संविधान ऐसा कोई निर्देश नहीं देता है। संविधान के अनुच्छेद 178 को जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें दिया गया है कि जितना शीघ्र हो सके उतना जल्दी अध्यक्ष का चुनाव किया जाना चाहिए, न कि 6 महीना। तो दूसरा वाला गलत है। आमतौर पर अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है। बिल्कुल, अध्यक्ष आमतौर पर, ये एक प्रचलन है, नियम नहीं है, ये केवल एक प्रचलन है, सत्ताधारी दल से। अरे भाई, कैबिनेट मंत्री सत्ताधारी दल से ही नहीं होगा कि किसी को ही उठा के बना देंगे, विपक्ष के नेता को बना देंगे मंत्री, ऐसा नहीं होगा। तो आमतौर पर अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है। पहला और तीसरा वाला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, इसकी व्याख्या अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है? नमो भारत। क्या नाम दिया गया है? नमो भारत। इसके बारे में हमने आपको बताया, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर 30 ट्रेनों का संचालन इसके तहत किया जाएगा। प्रत्येक ट्रेन को वंदे भारत कहा जाएगा। पहली ट्रेन अभी हाल ही में मोदी जी ने हरी झंडी इसको दिखाई है। भारतीय रेलवे, यहां से एक प्रश्न आएगा, पक्का समझ लीजिए। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? आज भी हमने बताया, आज ही बताया है। तो यह है गजराज सुरक्षा। क्या? गजराज सुरक्षा, बी वाला राइट आंसर है। COP 28 समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है दुबई में, यूएई में। ठीक है। संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? तो संकटग्रस्त जो सूडान है, वहां से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? सूडान से, ध्यान रखिएगा, हर जगह अलग अलग ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन कावेरी, इसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई क्योंकि अन्य खबरें बहुत ज्यादा और अन्य ऑपरेशन चर्चा में ज्यादा रहे, और जो चर्चा में बहुत कम रहता है वही पूछता है। तो ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। 24 अप्रैल 2023 को यह शुरू किया गया था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात हो रही है, शुभंकर क्या है? उज्ज्वला है, सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रमंडल देश ने सबसे पहले लोकपाल प्रणाली को अपनाया था? लोकपाल सिस्टम को किसने अपनाया था? तो न्यूजीलैंड ने सबसे पहले अपनाया था। हालांकि सबसे पहले अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो स्वीडन में सबसे पहले ऑम्बुड्समैन संस्था या लोकपाल प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इनमें जो है स्वीडन दिया नहीं है। और राष्ट्रमंडल देशों की बात हो रही है तो न्यूजीलैंड पहला वो देश था राष्ट्रमंडल जिसने इसको अपनाया था। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत राजनीतिक परिषद की अध्यक्षता की जाती है। जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत राजनीतिक परिषद है, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। लेकिन इसका जो कार्यकारी परिषद है
उसकी अध्यक्षता पूछेगा, कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करते हैं। क्योंकि इसकी बैठक लगातार हमेशा होती रहती है, तो प्रधानमंत्री हमेशा उपलब्ध हो पाना उनका सही नहीं होता है, मतलब उपलब्ध हो पाना संभव नहीं होता है। प्लस इतनी महत्वपूर्ण बैठक कार्यकारी परिषद की नहीं होती है। तो कमान प्राधिकरण की बैठक जब होती है तो एक महत्वपूर्ण बड़ा मुद्दा समझा जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री का रहना उसमें जरूरी होता है। हालांकि सभी बैठकें महत्वपूर्ण हैं अगर देखा जाए परमाणु हथियारों के दृष्टि से। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? बड़ा आसान है, इसको बता सकते हैं आप। इनमें से कौन जोड़ा गया था? समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। बी वाला राइट आंसर है। ठीक है, सॉरी, ये 44वां लिखा है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये सभी जोड़े गए थे। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, समान न्याय को बढ़ावा देना, ये तो पहले से ही था। इसको इस शब्द इस वाक्य को जोड़ा गया, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, नए अनुच्छेद को जोड़ा गया। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, इस नए अनुच्छेद को इंट्रोड्यूस किया गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को दूर कम करना, ये जो है ये वाक्य जोड़ा गया अनुच्छेद 38 में। कब? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। तो डी वाला इसका राइट आंसर होगा। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किन जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, यह निर्दिष्ट करने की शक्ति किसके पास है? तो कई बार यह प्रश्न आ चुका है, यह शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात हो रही है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात हो रही है। यह सरकार का ऐसा स्वरूप है जिसमें अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सभी नागरिक भाग लेते हैं। दूसरा है, भारत में जिला परिषद को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण माना जा सकता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब होता है जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। क्या भारत में ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन होता है। जनता अपने प्रतिनिधि भेजती है, विधायक या सांसद भेजती है, वो जनता की तरफ से शासन करते हैं, वही विधायिका या कार्यपालिका बनते हैं। तो पहला वाला गलत है, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है, न कि प्रत्यक्ष में। भारत में जिला परिषद को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण माना जा सकता है। क्या जिला परिषद में प्रतिनिधि नहीं बैठते हैं? क्या जनता जाकर स्वयं जिला परिषद चलाती है? बिल्कुल नहीं। तो ये भी गलत है, दोनों ही गलत है, न तो एक न तो दो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक बहुत ही आदर्श प्रणाली है। वर्तमान समय में इतनी जनसंख्या वाले देशों में संभव ही नहीं है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का होना। जिस दिन ये हो जाएगा जनता स्वयं शासन करे तो मार काट मच जाएगी। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल को कानून और व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं? तो आसान प्रश्न है, लेकिन इनके अनुच्छेद जरूर याद रख लीजिएगा आप लोग। अनुच्छेद ये नागालैंड और आपका अरुणाचल प्रदेश को कानून व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं राज्यपाल को। आप उन अनुच्छेदों को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे नागालैंड में है, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था के संदर्भ में है राज्यपाल को विशेष अधिकार। असम मणिपुर में जो है वहां भी राज्यपाल को विशेष अधिकार है, लेकिन वो प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में है, न कि कानून और व्यवस्था के संदर्भ में। तो राइट आंसर इसलिए 1 और 4 हो जाएगा। आप ऊपर से पढ़ेंगे तो आप ये कहेंगे कि सर ये तो सब में दिया है, सबका है, मणिपुर भी है, असम भी है, लेकिन प्रश्न पूछ क्या रहा है? कानून व्यवस्था के संदर्भ में। तो जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो 3 लोगों को दिया गया है। तीनों का नाम याद रखिएगा, कहाँ से संबंध रखते हैं उनका यो याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात मिचोंग या माइकोंग को किस देश ने नाम दिया है? तो म्यांमार ने नाम दिया है, अभी हाल ही में आया है। हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दी गई है? 8वें अजूबे के रूप में अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया का मंदिर है, इसको मान्यता दी गई है।
एक विशेष दिन लोकसभा में मतदान के समय 300 सदस्य उपस्थित हैं। इस परिदृश्य में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक संशोधन विधेयक कब पारित किया जा सकता है? तो देखिए, संविधान में हमारे संसद संसद में कुल कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य हैं। तो क्या दिया रहता है? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत मतलब कि कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत कितना हुआ? 273 हो गया। लेकिन साथ साथ दिया है कि उपस्थित सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। तो 300 का जो बहुमत होगा वह अगर अधिक है, अगर उपस्थित सदस्यों का उसकी संख्या अधिक है तब तो मामला बन जाएगा, लेकिन संख्या कम है तो इस चीज को फॉलो किया जाएगा। तो इसीलिए इसको रखा गया है 273 यहाँ पर आंसर होगा। कम से कम 273 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, बी वाला राइट आंसर होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को वर्जित करता है। इस अधिनियम के प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, दिया ही है, आप पढ़िएगा जब अनुच्छेद इसके तो वहां पर साफ साफ दिया है। दूसरा है, इस अधिनियम के प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, संघ राज्य क्षेत्रों में भी आपको ग्राम पंचायत मिलेंगी। तो पहला वाला जो है सही है, दूसरा गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। ठीक है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान विश्व बैंक ने क्या लगाया है? 6.30% लगाया है। हाल ही में मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मालदीव में कौन बने हैं नए राष्ट्रपति, जिनको लेकर काफी विवाद भी है इसलिए चर्चा में है? तो मोहम्मद मुइज्जू। चीन की तरफ इनका झुकाव देखा जा रहा है, भारत के साथ जो भी समझौते हुए हैं इनके नेतृत्व में उसका फिर से विश्लेषण किया जा रहा है, वहां पे पुनर्वलोकन किया जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये बहुत चर्चा में रहा, मेरा युवा भारत, बी वाला, MY भारत, बी वाला राइट आंसर है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि बढ़ा दी गई है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। राशि जो 15,000 थी उसको बढ़ाकर 25,000 करने की घोषणा कर दी गई है, यह भी याद रखिएगा। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? तो भारत 6G अलायंस को अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है, आईटी मंत्री भी हैं, सी वाला राइट आंसर है। रेल मंत्री, आईटी मंत्री हैं भारत के ये। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था? तो इसमें डी वाला राइट आंसर है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर को प्रदान करना अभिभावकों का ये कर्तव्य भी बनाया गया था। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय विशेषता नहीं है? संघीय विशेषता की बात हो रही है यहाँ पे। दो तरह की विशेषताएं, एक एकात्मक संघीय, तो इनमें संघीय विशेषता कौन सी नहीं है? तो मूल अधिकारों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होना ये संघीय विशेषता नहीं है, ये किसी भी संविधान की विशेषता हो सकती है। बाकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संरक्षण संघीय विशेषता है। न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहेगी तो फिर राज्यों का अधिकार केंद्र जब चाहेगा छीन लेगा। संविधान में द्विसदनी विधायिका का प्रावधान, ताकि राज्यों को भी केंद्र पे संसद पे या केंद्रीय सत्ता पर वहां भी प्रभाव हो, राज्यों को प्रतिनिधित्व मिले। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, स्पष्ट विभाजन होना चाहिए, जैसे सूचियों में किया गया है कि राज्य की ये शक्तियां होंगी, केंद्र की ये शक्तियां होंगी। तो डी वाला राइट आंसर है, बाकी तीनों तो सही है। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो किस पुरुष युगल जोड़ी ने, काफी ये फेमस है जोड़ी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखा है, तो बी वाला ये राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये 100 प्रश्न थे।
उस दिन भी हमने डिस्कस किया था 100 प्रश्नों को, 50 प्रश्नों को। आज 50 प्रश्नों को डिस्कस कर दिया। उम्मीद है आपको राज व्यवस्था का काफ़ी यहाँ पर कई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे इन दोनों वीडियो को देखने के बाद। बाकी आप लोगों का क्या कहना है? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।